नमस्कार। राजस्थान इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर है जीव जगत का वर्गीकरण। एनसीईआरटी क्लास 11th का ये टॉपिक है, जीव जगत का वर्गीकरण। ये फर्स्ट ग्रेड नीट आरपीएससी से संबंधित जिसमें बायो आती है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए, आने वाली जो वीडियो जो होंगी इस चैप्टर से संबंधित उनको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस हिसाब से उनको विभाजित किया जाएगा। तो आज का पहला टॉपिक जो है वो इसके बेसिक्स को लेकर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, वायरस, वायरॉइड और लाइकेन, इन सभी के बारे में इस चैप्टर में अध्ययन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हो, सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए हैं। वर्गीकरण के ये प्रयास, हमने सबसे पहले वर्गीकरण के बारे में जाना था कि वर्गीकरण की क्यों आवश्यकता पड़ी, जिससे कि सभी सजीव प्राणियों को हम आसानी से विभाजित कर सकें और उनको आसानी से पढ़ सकें। और हमारे जो अध्ययन को आसान या सुगम बनाने के लिए हमने जीवों का वर्गीकरण किया। वर्गीकरण के ये प्रयास वैज्ञानिक मानदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित हमारे भोजन, वस्त्र एवं आवास जैसी सामान्य उपयोगिता के वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकताओं पर आधारित थे। तो वर्गीकरण के ये जो प्रयास थे वैज्ञानिक मानदंडों की जगह, मतलब इस जो वैज्ञानिक तरीके से ना विकसित करके वर्गीकरण को पहले भोजन, वस्त्र और आवास जैसी कुछ उपयोगिताओं, मतलब उपयोगिता के आधार पर जिस प्रकार की उपयोगिता होती थी उसी आधार पर उन जीवों को या पादपों को उसी वर्ग में वो शामिल कर लेते थे। तो पहले जो वर्गीकरण था वो उपयोगिता पर आधारित था, लेकिन अब जो वर्गीकरण हुआ है वो वैज्ञानिक पद्धति के हिसाब से है। तो वैज्ञानिक मानदंडों के हिसाब से वर्गीकरण किया गया है। पहले जो वर्गीकरण था वो उपयोगिता के आधार पर था। इन प्रयासों में जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का सर्वप्रथम अरस्तू ने वर्गीकरण किया। तो वैज्ञानिक तरीके से सबसे पहले जो वर्गीकरण किया था वो किसने किया था? अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये इंपॉर्टेंट बात है कि वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग करके सर्वप्रथम वर्गीकरण की जो पद्धति वो किसके द्वारा विकसित की गई? वो सबसे पहले अरस्तु ने विकसित की थी। उन्होंने पादपों को सरल आकारिक लक्षणों के आधार पर वृक्ष में, फिर झाड़ी में एवं शाखों में वर्गीकृत किया। उन्होंने आकारिकी लक्षणों को देख करके वृक्ष, झाड़ी और शाखों में परिवर्तित कर दिया। जबकि उन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर किया। तो उन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण जो किया लाल रक्त की उपस्थिति मतलब आरबीसी के हिसाब से उन्होंने उनका वर्गीकरण किया। अगला है लीनियस के काल में सभी पादप और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति विकसित की गई थी। तो दो जगत प्रणाली थी वो लिनियस के द्वारा दी गई थी। और लिनियस ने ये प्रणाली जो दी थी वो उसने जो दिए थे दो वर्ग बताए थे। पहला जो बताया था उसने प्लांटी बताया था, पादप जगत, और दूसरा जो जगत बताया था उसने वो बताया था एनिमेलिया। तो दो जगत प्रणाली जो दी गई थी, अर्थात उसने जो है सभी जीव और पादप और जो प्राणी वगैरह हैं उन सभी को, पादप और प्राणियों को उसने दो जगतों में विभाजित किया। एक था प्लांटी और एक था एनिमेलिया। तो आपको ध्यान रखना है द्विजगत प्रणाली किसने दी? ये लिनियस द्वारा दी गई थी। तो दो जगत हो गए प्लांटी और एनिमेलिया। इस पद्धति के अनुसार यूकेरियोटिक, जिन्हें हम ससीम केंद्रकी कहते हैं, अर्थात यूकेरियोटिक जीव वो होते हैं जिनका केंद्रक जो होता है सुविकसित होता है। अर्थात कोशिका में जो केंद्रक होगा वो उनका एक निश्चित स्थान पर होगा। जैसे कि मान लीजिए ये कोशिका है तो उनका केंद्रक बीचों बीच होगा और सुव्यवस्थित होगा और उसके ऊपर केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी। जबकि जो यूकेरियोटिक होते हैं इनका केंद्रक जो होता है पूरी कोशिकाओं में बिखरा रहता है। तो पूरी कोशिकाओं में कहीं भी बिखरा रह सकता है, लेकिन बीचों बीच में केंद्रित नहीं होगा और अविकसित होगा, पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक एक, जिसे हम असीम केंद्रकी कहते हैं, एक कोशिक एवं बहुकोशिक तथा प्रकाश संश्लेषी हरित शैवाल कहते हैं जो प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। अप्रकाश संश्लेषी जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते उसे हम कहते हैं कवक। प्रकाश संश्लेषण का मतलब है दोस्तों प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण। हरित शैवाल जो होते हैं प्रकाश की उपस्थिति में अपना खुद का भोजन खुद बना लेते हैं, लेकिन कवक वगैरह अप्रकाश संश्लेषी होते हैं। पादप एवं प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान एवं सरलता से समझे जाने के बावजूद बहुत से जीवधारियों को उनमें से किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। इसी कारण अत्यंत लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति अपर्याप्त सिद्ध हो गई। तो यह पद्धति जो थी पूरी तरह से
अच्छी तरह से ये जो है सभी जीवों का वर्गीकरण नहीं कर पा रही थी। इस वजह से बाद में ये द्विजगत जो प्रणाली थी इसको जो है गलत सिद्ध कर दिया कि मतलब ये इस द्विजगत के आधार पर हम सभी जीवों को नहीं पढ़ सकते। तो सभी जीवों का वर्गीकरण जो है द्विजगतों के हिसाब से ठीक नहीं था। इस वजह से यह पद्धति जो है वो अपर्याप्त सिद्ध हो गई। इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए आकारिकी के साथ साथ कोशिका की संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, आवास, प्रजनन की विधि अतः एवं विकासीय संबंधों को भी समाहित करने की आवश्यकता महसूस होने लगी। इनके अलावा जीवों के वर्गीकरण के लिए आकारिकी के साथ साथ पहले तो जो वर्गीकरण था आकार के आधार पर किया गया था, प्लांटी एनिमेलिया में बांट दिए थे, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों को जो है कोशिका की संरचना, कोशिका की भित्ति के लक्षण और पोषण की विधि, आवास, प्रजनन की विधि या फिर विकासीय संबंध जिन्हें हम फाइलोजेनी कहते हैं, अर्थात जीव का विकास किस प्रकार से हुआ है, उस आधार पर इन जीवों का वर्गीकरण किया गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों कि वर्गीकरण का जो आधार बनाया गया बाद में वो कोशिका की संरचना के आधार पर, कोशिका की भित्ति के लक्षण के आधार पर, पोषण की विधि के आधार पर, आवास, प्रजनन की विधि एवं विकासीय संबंध, इस आधार पर बाद में जीवों को वर्गीकृत किया गया। अतः समय समय के साथ साथ सजीवों के वर्गीकरण की पद्धति में अनेक परिवर्तन आए हैं। पादप एवं प्राणी जगत के वर्गीकरण की इन कठिन पद्धतियों जिनमें सम्मिलित समूहों या जीवधारियों में होने वाले परिवर्तन शामिल हैं, सदा ही समाविष्ट रहे हैं। इसके अतिरिक्त जीवधारियों के विभिन्न जगत की संख्या एवं उनके लक्षण की विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग व्याख्या की गई। तो दोस्तों अब तक हमने पढ़ा है द्विजगत प्रणाली, अब आगे पढ़ेंगे हम 5 जगत प्रणाली। तो 5 जगत प्रणाली दी गई। तो 5 जगत प्रणाली जो दी गई थी वो R.H. व्हीटेकर नाम के एक वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी, R.H. व्हीटेकर। अब पढ़ेंगे हम R.H. व्हीटेकर के बारे में। तो R.H. व्हीटेकर ने ये प्रणाली दी थी। 5 जगत प्रणाली किसने दी थी? R.H. व्हीटेकर। तो R.H. व्हीटेकर के द्वारा 5 जगत प्रणाली 1969 में दी गई। तो आपको ध्यान रखना 1969 में R.H. व्हीटेकर ने 5 जगत प्रणाली दी। अब 5 जगतों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। 5 जगत कौन कौन से हैं? तो 5 जगत आप देख सकते हो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांटी और एनिमेलिया केवल दिए गए थे लिनियस के द्वारा द्विजगत प्रणाली में, लेकिन बाद में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई जगत और जोड़ करके 5 जगत इसने बना दिए। तो R.H. व्हीटेकर ने ये 5 जगत बनाए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये आपको बार बार याद करना है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो उसने जो वर्गीकरण किया R.H. व्हीटेकर ने वो इन लक्षणों के आधार पर किया था, मतलब कोशिका के प्रकार, कोशिका की भित्ति, केंद्रक झिल्ली, काय की संरचना, पोषण की विधि और प्रजनन की विधि। कोशिका की प्रकार बात करें हम तो सबसे पहले मोनेरा जगत के बारे में पढ़ते हैं। मोनेरा जगत में कोशिका का प्रकार होता है प्रोकैरियोटिक, अर्थात इनका जो केंद्रक है वो सुविकसित नहीं होता, अच्छी तरह से विकसित नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती हैं जिनका केंद्रक सुविकसित नहीं होता है उन्हें हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं, जबकि प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक होता है, बाकी सभी में यूकैरियोटिक है। तो आप देख सकते हो, आप ध्यान रखना कोशिका का प्रकार मोनेरा में तो केवल प्रोकैरियोटिक होगा, बाकी चारों में क्या होगा? यूकैरियोटिक होगा। अर्थात मोनेरा का जो केंद्रक है वो सुविकसित नहीं होगा और ना ही कोशिका के बीचों बीच स्थित होगा। कोशिका भित्ति मोनेरा में सेलुलोज रहित होती है, अर्थात इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की नहीं बनी होती है। बहुसर्कराइड प्लस एमिनो अम्ल की बनी होती है। तो ये हो गया सेलुलोज रहित, मतलब बहुसर्कराइड प्लस एमिनो अम्ल। अगली है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कुछ में तो कोशिका भित्ति होगी लेकिन कुछ में कोशिका भित्ति नहीं होती है। फंजाई में उपस्थित होती है कोशिका भित्ति जो कि सेलुलोज रहित होती है, मतलब किसकी बनी होगी? काइटिन की बनी होगी। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फंजाई मतलब कवक होते हैं, फंजाई जगत के अंतर्गत सभी कवक आते हैं। तो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है दोस्तों वो किसकी बनी होगी? काइटिन की। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फंजाई मतलब कवक, कवक की कोशिका भित्ति जो होती है काइटिन की बनी होती है। मोनेरा जगत में दोस्तों, मोनेरा जगत में जीवाणु आते हैं। सभी जीवाणु जो होते हैं किस जगत में आएंगे? मोनेरा जगत में आते हैं। फंजाई में कवक आते हैं, प्रोटिस्टा में एक कोशिक जीव आते हैं। अगला है प्लांटी। प्लांटी में कोशिका भित्ति पाई जाएगी। प्लांटी जगत के अंदर पादप आते हैं और आप देख सकते हो पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। आपको ध्यान रखना है पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी? सेलुलोज की। अर्थात प्लांटी की कोशिका भित्ति सेलुलोज, अर्थात सभी पादप आते हैं प्लांटी में तो इनकी कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज की होगी। एनिमेलिया में कोशिका भित्ति कैसी होती है? अनुपस्थित होती है। एनिमेलिया में कौन कौन से जीव आते हैं? एनिमेलिया में सभी जंतु आते हैं, तो इनकी कोशिका भित्ति जो होगी इनमें नहीं पाई जाएगी। कोशिका भित्ति जो है आप देख सकते हो
कौन कौन से में पा रही है, तो वो आपको बता दी गई है। प्लांटी में कोशिका भित्ति पाई जाएगी, एनिमेलिया में नहीं पाई जाएगी, फंजाई में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि कुछ प्रोटिस्टा में भी हो सकती है। केंद्रक झिल्ली जो है मोनेरा में नहीं पाई जाती, अर्थात केंद्रक के ऊपर कोई झिल्ली नहीं है मोनेरा में, क्योंकि इनका केंद्रक जो है अविकसित होता है, पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इनकी कोशिका भित्ति केंद्रक जो है उसके ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती। प्रोटिस्टा में केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी, बाकी सभी में केंद्रक झिल्ली आप देख सकते हो पाई जाती है। अगला है काय की संरचना के आधार पर मोनेरा कोशिकीय होते हैं, प्रोटिस्टा भी कोशिकीय होते हैं। कोशिकीय मतलब एक कोशिकीय होंगे, जबकि फंजाई बहुकोशिक या अदृढ़ हो सकते हैं, अर्थात लचीले ऊतक होते हैं, दृढ़ नहीं है जो, मतलब अदृढ़, तो अदृढ़ ऊतक होंगे ये। अगला जो है प्लांटी, इनमें ऊतक या अंग तंत्र या फिर ऊतक अंग तंत्र जो है इनमें पाया जाता है, और इसमें भी ऊतक या अंग तंत्र पाया जाएगा एनिमेलिया जगत में। पोषण की विधि की बात करें तो मोनेरा स्वपोषी भी हो सकते हैं और परपोषी भी हो सकते हैं। स्वपोषी में रसायन संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी प्रकार के हो सकते हैं, जबकि परपोषी में मृतपोषी एवं परजीवी हो सकते हैं। मृतपोषी का मतलब मृत जीवों से जो अपना पोषण प्राप्त करते हैं। प्रोटिस्टा स्वपोषी होते हैं तथा परपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब ये अपना भोजन खुद बना सकते हैं, परपोषी का मतलब दूसरे जीवों पर अपने भोजन के लिए आश्रित रहते हैं। अगला है फंजाई, फंजाई परपोषी होते हैं एवं परजीवी होते हैं। अगला प्रांटी, ये केवल स्वपोषी होंगे, पादप जो होते हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, स्वपोषी, अर्थात प्रकाश संश्लेषी होते हैं, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना भोजन बना लेते हैं। एनिमेलिया जगत जो है इसमें आप देख सकते हो ये परपोषी होते हैं, मतलब ये सभी प्राणी इसमें आते हैं, अर्थात प्राणी जो होते हैं परपोषी होते हैं। प्राणी संभोजी और मृतपोषी इत्यादि इसमें आएंगे। अगली जो विधि है वो है प्रजनन की विधि। तो अगला लक्षण हो गया इनका प्रजनन की विधि। मोनेरा में संयुग्मन होता है, अर्थात जब समान प्रकार के, संयुग्मन का मतलब है समान प्रकार के युग्मकों का मिलना, अर्थात समान जिनकी आकृति होगी वो युग्मक जिसमें मिलते हैं, एक ही जाति के जो युग्मक होंगे समयुग्मक, वो जो है मोनेरा जगत में होते हैं। संयुग्मन जो है उनमें प्रजनन की विधि है। जबकि प्रोटिस्टा में दो युग्मक मिलते हैं, युग्मकों का क्या होता है, फ्यूजन होता है, युग्मक जो है उसमें आकर के संलित होते हैं, तथा इसमें संयुग्मन भी होता है, अर्थात वो समान प्रकार के भी युग्मक हो सकते हैं। बाकी सभी में निषेचन होता है, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो आपको ध्यान रखना है संयुग्मन की जो पद्धति है वो मोनेरा में प्रजनन की विधि है, जबकि युग्मक संलयन और संयुग्मन वो प्रोटिस्टा में होता है। तो ये हमने 5 जगतों के बारे में पढ़ा है, तो ये लक्षण आपको ध्यान रखने हैं। तो ये 5 लक्षण आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। मोनेरा में क्या आते हैं, जीवाणु आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है मोनेरा में सभी जीवाणु आएंगे। प्रोटिस्टा में एक कोशिक जो जीव होते हैं वो आते हैं, फंजाई में कवक आएंगे, और प्लांटी में पादप, और एनिमेलिया में जंतु आते हैं। बाकी आपको सभी के लक्षण याद रखने हैं। प्रोकैरियोटिक कौन होते हैं, मोनेरा होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, पादपों की सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ये कुछ लक्षण जो हैं आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। सन 1969 में आर.एच. व्हिटेकर द्वारा 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई थी। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों के नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया है। तो ये 5 जगत मैंने आपको बता दिए हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। कोशिका की संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जातिवृत्तीय संबंध। तो जातिवृत्तीय संबंध को हम दोस्तों अंग्रेजी में बोलते हैं फाइलोजेनी। तो क्या बोला जाएगा, फाइलोजेनी। तो फाइलोजेनी जो है बोला जाएगा, फाइलोजेनी का मतलब है जातिवृत्तीय संबंध, मतलब जीव का या पादप का किस प्रकार से विकास हुआ है। तो इसमें एवोल्यूशन के बारे में उनके पढ़ा जाता है। तो जातिवृत्तीय संबंध आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब है विकास से संबंध है इसका। जातिवृत्तीय संबंध का मतलब जीव का या प्राणी का विकास जो है किस प्रकार हुआ है। तो ये कुछ उसके मानदंड थे। तो 5 जगत प्रणाली जो है इनके आधार पर ही विभाजित की गई, मतलब कोशिका की संरचना के आधार पर, शारीरिक संरचना के आधार पर, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन और जातिवृत्तीय संबंध। ये एक बार नीट में पूछा जा चुका है, और एक बार ये पूछा जा चुका है कि 5 जगत प्रणाली कब दी गई, 1969 में। अब हम 5 जगत वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों एवं धारणाओं पर विचार करेंगे, जिससे वर्गीकरण की यह पद्धति प्रभावित है। इससे पहले कि वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, फंजाई, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को पादपों के साथ रखा गया था।
इससे पहले जो वर्गीकरण हुए थे उनको मान्यता नहीं दी गई थी। उसमें बैक्टीरिया, नीलर शैवाल, फंजाई, मोस, फर्न, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इन सभी को पादप जगत में रखा गया था। लेकिन बाद में जो है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये सभी बाद में अलग अलग कर दिए गए। पहले इन सभी को एक जगत में रखा गया था, वो था पादप जगत। कौन कौन से बनाए गए थे पादप जगत में? पहले बैक्टीरिया, नीलर शैवाल, फंजाई, मोस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। लेकिन अब ये जो है आपसे नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि अब ये वास्तव में पादप जगत में नहीं है। अब इनको अलग अलग विभाजित कर दिया गया है, जबकि उनके अन्य लक्षण एक दूसरे से एकदम अलग थे। जीवन की 3 अनुक्षेत्र पद्धतियाँ भी प्रस्तावित की गई थी, जिसमें मोनेरा जगत को 2 अनुक्षेत्रों में विभाजित किया गया था। सारे यूकेरियोटिक जगत को तीसरे अनुक्षेत्र में रखा गया। तो पहले मोनेरा जगत को 2 अनुक्षेत्रों में बांट दिया, और अगला जो था वो यूकेरियोटिक थे। 3 अनुक्षेत्र बनाए गए थे, एक मोनेरा जिसमें 2 भाग कर दिए गए थे, और एक था यूकेरियोटिक। तो इस प्रकार इनको 3 भागों में बांटा गया। मोनेरा के हो गए 2 भाग और एक हो गया यूकेरियोटिक का, 3 भागों में बांटा गया था। लेकिन बाद में इनको भी मान्यता नहीं दी गई। अतः एक सट जगत वर्गीकरण पद्धति भी प्रस्तावित की गई। आप इस पद्धति के विषय में विस्तार से उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नीलहरित शैवाल, या फिर ये ध्यान रखना दोस्तों, ये एक बार पूछा जा चुका है, साइनोबैक्टीरिया कैसे कहा जाता है? नीलहरित शैवाल। या फिर आपसे बीजीए बोल दिया जाए। बीजीए का मतलब है ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब नीलहरित शैवाल, या फिर इसका अगला नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, नीट में भी ये पूछा जा चुका है। साइनोबैक्टीरिया क्या है? नीलहरित शैवाल का ही दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया। ये अपना भोजन खुद बना लेते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, ये स्वपोषी होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जो होते हैं उनमें बैक्टीरिया तथा नीलहरित शैवाल को अन्य यूकेरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया, जैसे क्लेमाइडोमोनास एवं स्पायरोगायरा शैवाल। इस पद्धति के अनुसार एक कोशिक जीवों को बहुकोशिक जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया था, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा। ये एक कोशिक हैं। इन सभी को पहले बहुकोशिकों के साथ वर्गीकृत किया गया था, क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा को। इस वर्गीकरण में कवकों जैसे कि परपोषिका, हरित पादपों जैसे कि स्वपोषी के बीच विभेद नहीं किया गया, मतलब स्वपोषी और परपोषी के बीच विभेद नहीं हुआ। जबकि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की एवं हरित पादपों की सेलुलोज की बनी होती है। ये आपसे पूछा जा चुका है कि कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की, और हरे पादपों की बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका के बाहर जो आवरण पाया जाता है ये कोशिका हो गया, इसके अंदर केंद्रक। कोशिका जो झिल्ली है ये, इस कोशिका झिल्ली के बाहर एक और भित्ति पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोला जाता है। तो पादपों में ये कोशिका भित्ति पाई जाएगी, जबकि जंतुओं में केवल ये कोशिका झिल्ली ही होती है, इसके अलावा कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो आप देख सकते हो दोस्तों, कोशिका की भित्ति काइटिन की एवं हरित पादपों की सेलुलोज की बनी होती है। इन्हीं लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कवकों को एक अलग जगत फंजाई के अंतर्गत रखा गया था। बाद में कवकों को फिर अलग से एक जगत बना दी गया, जिसे बोला गया फंजाई, जिसमें इनको रखा गया। सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ मोनेरा, मतलब सभी जो प्रोकैरियोटिक जीव हैं उनको मोनेरा जगत में रखा गया। प्रोकैरियोटिक में आते हैं सभी दोस्तों जीवाणु, तो मोनेरा में क्या आ गए? सभी जीवाणु आ गए, अर्थात प्रोकैरियोटिक जीव आ गए। ये सीधा सीधा पूछा जाता है कि मोनेरा जगत में कौन से जीव आते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव, अर्थात जीवाणु वगैरह। एक कोशिक जीवधारियों को प्रोटिस्टा, ये भी एक बार पूछा जा चुका है कि एक कोशीय जीव किस में आते हैं? एक कोशिकीय जीवधारियों को किस में रखा गया है? प्रोटिस्टा में, मतलब सभी एक कोशिकीय जीव जो हैं प्रोटिस्टा में रख दिए गए। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्ति युक्त क्लेमाइडोमोनास एवं क्लोरेला, जिन्हें पहले पादपों के अंतर्गत शैवालों में रखा गया था। तो पहले इनको शैवालों में रखा गया था। एक कोशिक जो ये जीव हैं जिन पर कोशिका भित्ति पाई जाती है, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। आपको ये ध्यान रखना है कि अब इनको किस में रखा गया है? प्रोटिस्टा में। पहले किस में रखा गया था? पहले इनको शैवालों के साथ रखा गया था, लेकिन अब इनको प्रोटिस्टा जगत में रखा गया। तो ये एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को किस जगत में रखा गया है? प्रोटिस्टा में इसको रखा गया है। पहले इनको शैवालों में रखा था, लेकिन अब किस में रखे गए हैं? प्रोटिस्टा जगत में। तो आपको आंसर करना होगा प्रोटिस्टा। पैरामीशियम एवं अमीबा, जिन्हें पहले प्राणी जगत में रखा गया था, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस प्रकार इस पद्धति में अनेक जीवधारियों को एक साथ रखा गया, जिन्हें पहले की पद्धतियों में अलग अलग रखा गया था। तो ये जो जीव हैं इनको किस में रखा गया? एक कोशिक जो जीव हैं इन सभी को अब प्रोटिस्टा में रखा गया। पैरामीशियम, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला।
ऐसा वर्गीकरण के मानदंडों में परिवर्तन के कारण हुआ है, मतलब वर्गीकरण को जो है अलग अलग वैज्ञानिक तरीके से उनको विकसित किया जा रहा है, उस हिसाब से इनका वर्गीकरण किया गया। इस प्रकार के परिवर्तन भविष्य में भी हो सकते हैं, जो कि लक्षणों तथा विकासीय संबंधों, मतलब विकासीय संबंध का मतलब किस प्रकार जीव का विकास हो रहा है, उस आधार पर भविष्य में भी इनका परिवर्तन किया जा सकता है लक्षणों तथा विकासीय संबंधों के प्रति, जिससे कि हमारी समझ में सुधार पर भी निर्भर होगी। समय के साथ साथ वर्गीकरण की ऐसी पद्धति विकसित करने का प्रयास किया गया है जो न सिर्फ आकारिकी, कायिक एवं प्रजनन संबंधी समानताओं पर आधारित हो, बल्कि जातिवृत्तीय हो और विकासीय संबंधों पर भी आधारित हो। तो अब विकासीय संबंधों पर भी ध्यान दिया जा रहा है, मतलब जातिवृत्तीय हो और विकासीय संबंध उनका किस प्रकार से विकास हुआ है। इस अध्ययन में हम बीटेकर पद्धति के अंतर्गत मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई के लक्षणों का अध्ययन करेंगे। प्लांटी एवं एनिमेलिया जगत, जिन्हें सामान्य भाषा में क्रमशः पादप एवं प्राणी जगत कहते हैं, की चर्चा 2 अगले अध्यायों में करेंगे। तो दोस्तों, मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई, इन तीनों के बारे में इस चैप्टर में अगली वीडियोज़ में हम बात करेंगे। तो इसका नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा, उनमें इन सभी को या फिर इनमें से मोनेरा प्रोटिस्टा को आपको समझा दिया जाएगा। हो सकता है एक जगत को समझाया जाए अगले पार्ट में, तो वीडियो लंबा होने की वजह से आपको हम शॉर्ट में वीडियोज़ उपलब्ध करा रहे हैं। तो दोस्तों, मोनेरा जगत अगली नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, यदि पसंद नहीं आई हो तो आप अनलाइक भी कर सकते हो, तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।